जय हिंद। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। मतलब आज जो इस राष्ट्रवाद शब्द को हम पढ़ रहे हैं, इसका जन्म माना जाए तो वो आज के जो विश्व है उसमें जो राजनीतिक जागरूकता आई है उसके कारण ही ये राष्ट्रवाद शब्द का जन्म हुआ है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। अगर सवाल किया जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, और यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक मतलब किसी भी विशेष जगह पे रहने वाले या सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता को वाहक बनती है, एकता को ये दर्शाती है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। ये जो राष्ट्रवाद शब्द है इसका जन्म कहीं न कहीं जब 14वीं से 17वीं शताब्दी तक के बीच में जब इटली से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, तो उसी समय से राष्ट्रवाद का बीजारोपण भी हो जाता है। परंतु 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। लेकिन इसका उन्नत रूप मतलब जैसे हम लोग एक पेड़ लगाना होता है तो सबसे पहले उसको बीज रोपते हैं, कुछ समय बाद उसका जब पौधा निकलता है तब वो पेड़ बनता है। उसी प्रकार से राष्ट्रवाद नाम का बीजारोपण इटली से शुरू हुए पुनर्जागरण के दौरान ही हो गया था। परंतु इसका जो पौधा निकला, इसका जो फल देखने को मिला, वो मिला फ्रांसीसी क्रांति में। यहाँ से राष्ट्रवाद का असल में जन्म होता है। 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत और आक्रामक रूप से में सामने आई और इसके परिणाम भी यथेष्ट थे, इसके कारण भी यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी था। मतलब जब 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद को देखने को मिलता है तो इस टाइम पे और बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है और एक तरह से ये हिंसात्मक रूप भी ले लेता है, और इसके बहुत सारे पर्याप्त कारण थे। और इसका जो परिणाम आया वो कहीं न कहीं एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत को लेकर के आया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे अगर माना जाए तो राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप से ही माना जाता है, और यूरोप में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने राष्ट्रवाद का विकास किया तो वो था फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था। इस क्रांति में फ्रांस के राजा लुई 16 को गद्दी से हटा दिया गया था, और उसके बाद में यहाँ पे नेपोलियन का आक्रमण होता है और फ्रांस पे नेपोलियन का कब्जा होता है। और नेपोलियन ने जिस तरह से अपने काम को किया, जिस तरह से ये अपना नीति चलाया, उससे भी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। पहले जो ये राजनीति थी फ्रांस की, वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में थी जो अपने आप को बाकी के तुलना में अच्छा और शक्तिशाली समझते थे। उन्हें ही अभिजात वर्ग कहा जाता था। तो फ्रांस की क्रांति के बाद ये जो राजनीति अभिजात वर्ग में था वो उनसे निकल करके अब अखबारों पर, सड़कों पर आंदोलन के रूप में और साधारण लोगों के हाथ का वस्तु बन गया था। साधारण लोग भी अब राजनीति में सक्रिय होने लगे थे। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। जब नेपोलियन फ्रांस पे कब्जा करता है तो 1804 ईस्वी में यह एक नेपोलियन संहिता लागू करता है, जिसमें ये वहाँ के लोगों को बहुत सारे अधिकार देते हैं, और जो
उच्च वर्ग के लोग थे, अभिजात वर्ग के लोग थे, उनके बहुत सारे अधिकारों पर पाबंदी लगाई जाती है। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की। इसके अलावा नेपोलियन ने फ्रांस के साथ साथ जर्मनी और इटली के लिए भी कुछ ऐसे काम किए जिससे कि आज इटली और जर्मनी एक राष्ट्र के रूप में जन्म लेकर हमारे सामने आया है। पहले इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक नाम था, जैसे कि 1947 से पहले भारत एक भौगोलिक नाम था, ये कोई अपना राष्ट्र नहीं था, इसे लोग राष्ट्र नहीं मानते थे। उसी प्रकार से नेपोलियन के आने से पहले जर्मनी और इटली को भी एक तरह से सिर्फ भौगोलिक नाम ही था, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं था। लेकिन आगे चल करके जिस तरह से नेपोलियन ने काम किया, उसी के कारण आगे चलकर जर्मनी और इटली एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आता है, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो जिस तरह से नेपोलियन ने काम किया था, उसी के कारण आगे चल के इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। एक तरफ जहाँ पे नेपोलियन काम कर रहा था, जनता उससे खुश था, लोगों को अधिकार दे रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे। और इसी के परिणाम स्वरूप 1815 में वाटरलू नामक युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ फ्रांस था जिसका नेतृत्व नेपोलियन कर रहा था, और दूसरे तरफ ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और हंगरी था। तो इस तरह से इन देशों ने मिलकर नेपोलियन को गद्दी से हटाने का कोशिश किया, इसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है। और इसमें वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है, और ये बाकी के जो देश थे ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, हंगरी, ये इसमें विजयी होते हैं। तो नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। तो नेपोलियन को हराने के बाद ये जितने भी देश थे, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, हंगरी, ये सभी देश ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ पे 1815 में एकत्रित होते हैं, जिसे वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया था। ये जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जिस तरह से पहले राजतंत्र था वही लागू है, और जो भी नेपोलियन संहिता में लागू किया गया था उसको ख़त्म कर देना ही इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझ पाए थे कि नेपोलियन जिस तरह से काम किया था, लोग उससे जागरूक हो चुके थे, उनके अंदर जनतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी, और यूरोप में या फ्रांस में एक नई राजनीति शक्ति का जन्म हो रहा था। सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसका जो नेतृत्व किया था वो था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख, और मेटरनिख एक नंबर का प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो किसी कार्य के विरोध में कार्य करता है। तो यह मेटरनिख जो है वो एक नंबर का प्रतिक्रियावादी था। इसके नीति का मूल मंत्र ही था कि शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो। तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये सभी देश जो कि यूरोपीय शक्तिशाली देश थे, इन लोगों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की
जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया था। मतलब सब मिलाकर इन देशों को वैसा शासन व्यवस्था लागू करना था जो कि नेपोलियन के आने से पहले था, फ्रांस की क्रांति से पहले था, यानी 1789 से पहले का जिस तरह का राजतंत्र था वही इन्हें लागू करना था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था के पुनर्स्थापन करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो 1789 के बाद जो फ्रांस की क्रांति होती है और उसके बाद जो फ्रांस में गणतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना होता है, मेटरनिक युग का जो मेटरनिक व्यवस्था था या जो वियना सम्मेलन था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इस गणतंत्र को और प्रजातंत्र का विरोध किया जाए, इसे खत्म किया जाए और फिर से पुरातन व्यवस्था को, पहले वाले व्यवस्था को, राजतंत्र को लागू किया जाए। यही मेटरनिक का मुख्य उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई और इसी को लेकर के 1815 में वियना सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन से नेपोलियन युग का अंत और यहीं से मेटरनिक युग का शुरुआत होता है जो कि 1815 से लेकर 1848 तक चलता है। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए मेटरनिक ने इसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस व्यवस्था को लागू रखने के लिए क्या करेगा कि बाकी के जो राज्य हैं उनको टुकड़े टुकड़े में बांटना शुरू करेगा। जैसे कि इटली को भी ये कई भागों में बांट दिया, सिसिली और नेपल्स को ये बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया, रोम और उसके आसपास के राज्य पोप को सौंप दिया गया, लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम रही। उसके बाद परमा है, मोडेना है और टर्कनी के प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए गए। तो इस तरह से देख रहे हैं कि अब क्या किया जा रहा है कि बाकी के जो राज्य हैं उन्हें टुकड़े टुकड़ों में बांटने का काम किया जा रहा है। जेनेवा और सजनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। तो इस तरह से सभी को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया। जर्मनी जिसे जो कि टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था उसे नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 रियासतों में एकत्रित किया था, एकीकरण किया था। इसको मेटरनिक ज्यों का त्यों रहने देता है और इस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहता है। मतलब जो जर्मनी का एकीकरण किया था नेपोलियन 39 भागों में, उसे ये बांटता नहीं है, टुकड़ों में नहीं बांटता है, परंतु इस पे अप्रत्यक्ष रूप से मेटरनिक अपना अधिकार स्थापित रखता है। और मेटरनिक हर तरह का यहाँ पे जो भी संभव प्रयास होता है वो करता है ताकि इनमें से किसी में भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे, उनमें राष्ट्रवाद की भावना न आए। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। यहाँ पे भी जो फ्रांस था, जो कि नेपोलियन उसको जीता था, वहाँ पे कब्जा किया था और वहाँ पे बहुत सारा सुधारवादी काम किया था। मेटरनिक ने वहाँ पे भी पुरातन व्यवस्था को फिर से स्थापित करता है। तो इस तरह से वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। तो ये जितने भी काम हुए वो 1815 के वियना सम्मेलन में हुए और इस तरह से जो प्रतिक्रियावादी विचारधारा के जो लोग थे उनका एक तरह से ये जीत थी। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लोग लगभग सभी देश प्रभावित हुए। तो यहाँ पे मेटरनिक और बाकी के देश मिल करके पुरातन व्यवस्था को लागू तो करना तो चाहता है, परंतु वह ये ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाता है क्योंकि अब यूरोप के लोग जागरूक हो चुके थे, उनमें राष्ट्रीयता की भावना जाग चुकी थी और इस राष्ट्रवादी भावना का असर लगभग यूरोप के सभी देशों में देखने को मिलता है।
फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। तो वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस के गद्दी पर बुर्बो वंश के ही राजा को, जिसका नाम लुई 18 था, उसे फ्रांस का राजा बनाया जाता है। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। जब लुई 18वां फ्रांस का राजा बनता है तो वो अपने देश के जनता को, वहाँ की परिस्थितियों को वो समझता है और वो लुई 16 के जैसा काम नहीं करता है। वह अपने देश के जनता को पुरानी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये पुरातन व्यवस्था अपने जनता पर थोपने का कोशिश करेगा तो इसे भी अपना गद्दी त्यागना पड़ेगा, इसलिए वो इस तरह का कोई भी काम नहीं करता है। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये लुई 18वां जो है वो क्या करता है कि एक तरफ प्रतिक्रियावादी लोग थे और दूसरी तरफ सुधारवादी लोग, तो इन दोनों के बीच में फंसा था लुई 18। तो ये इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने का कोशिश करता है, दोनों को मिलाकर चलने का कोशिश करता है। और इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 को ये सम्राट लुई 18 की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जाता है, जो कि 1448 तक फ्रांस में चलते रहता है। लुई 18 की मृत्यु 1824 में हो जाती है और उसके बाद फ्रांस के गद्दी पर चार्ल्स दशम बैठता है। और जब चार्ल्स दशम राजा बनता है तो वो लुई 18 के द्वारा लागू किए गए इस संवैधानिक घोषणा पत्र में कुछ परिवर्तन करता है, परंतु इस परिवर्तन का परिणाम भी उसे भुगतना पड़ता है, जो कि 1830 के क्रांति के रूप में सामने आता है। जुलाई 1830 की क्रांति क्या थी उसे पढ़ते हैं। चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। ये निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश न हो, जिसके काम में कोई रुकावट न हो, जो अपने मर्जी से काम करता हो। और प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो किसी कार्य के विरोध में कार्य करता हो। तो चार्ल्स दशम निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। तो यह एक निरंकुश राजा था, प्रतिक्रियावादी था, और फ्रांस में जो भी राष्ट्रवाद की भावना जग रही थी, जो भी यहाँ पे जनतंत्र की भावना जग रही थी, उसको दबाने का ये काम करता है। चार्ल्स दशम का शासन करने का नीति ही था, उसका कहना था कि मैं अंग्रेजी राजा के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूँगा। तो इस वाक्य से पता चलता है कि चार्ल्स दशम कितना निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। उसे लकड़ी काटना पसंद था, परंतु अंग्रेजी राजा के भांति उसकी तरह जनता के अनुसार काम करना उसे पसंद नहीं था, और इसीलिए वह फ्रांस में जो भी राष्ट्रवादी और जनतंत्रवादी भावना जग रही थी उसे ये दबाने का काम करता है। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए, उसको खत्म करने का कोशिश किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पुलेगनी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और चार्ल्स दशम ने एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जिसका नाम था पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है। पोलीगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों में विभूषित करने का प्रयास किया। जैसे ही पोलीगनी के राजा प्रधानमंत्री बनता है तो लुई 18 द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, संवैधानिक घोषणा पत्र, उसे वो खत्म करने का कोशिश करता है और उसके जगह पे पूरा शक्ति जो है वो अभिजात वर्ग को देने का कोशिश करता है और उसे ही विशेषाधिकारों में पूरा विभूषित करने का प्रयास करता है।
उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। तो जो फ्रांस के उदारवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग इसको एक चुनौती के रूप में लिया। उदारवादी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता और समानता में विश्वास रखता हो। तो उन लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया, चुनौती समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया, वे लोग इसके खिलाफ थे। चार्ल्स दशम ने इस विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। तो जब लोग पोलिगनेक की नीतियों का विरोध कर रहे थे तभी उसी समय 25 जुलाई 1830 को पोलिगनेक द्वारा 4 अध्यादेश जारी किया जाता है, जिसके तहत प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी जाती है, प्रतिनिधि सभा को भंग कर दी जाती है, मतदान का अधिकार संकुचित करके कम करके कुलीनों के हाथ में दे दिया जाता है, उन्हें ही लाभ पहुंचाया जाता है और नए चुनाव करवाने की घोषणा की जाती है। तो इस तरह से इनके विरोध करने वाले उदारवादी लोगों को दबाने का कोशिश पोलिगनेक और चार्ल्स दशम के द्वारा किया जाता है। जब ये 4 अध्यादेश जारी होते हैं तो इसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ जाती है और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसी को ही जुलाई की क्रांति के नाम से जानते हैं। यही है जुलाई 1830 की क्रांति, जब चार्ल्स दशम राजा बनता है, पोलिगनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाता है और पोलिगनेक जब अपना 4 अध्यादेश जारी करता है तो उसके विरोध में फ्रांस की जनता विरोध करना शुरू कर देती है और इसी विरोध को 1830 की क्रांति के नाम से जानते हैं। यह शुरू हुआ था 28 जून 1830 ईस्वी में और जुलाई 1830 तक चला था। परिणाम में क्या होता है? चार्ल्स दशम फ्रांस की गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग जाता है और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो जाता है। तो चार्ल्स दशम बुर्बो वंश का अंतिम राजा होता है जो कि क्रांति के डर से अपना गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भाग जाता है। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों और पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। तो जैसे ही चार्ल्स दशम गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भागता है तो यहाँ पे आर्लियंस वंश का एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुई फिलिप, उसे राजा बनाया जाता है और इसे राजा बनाने में उदारवादी विचारधारा के लोगों, जो पत्रकार थे उनका और पेरिस के जनता का हाथ होता है। उन लोगों के समर्थन से ही ये फ्रांस का राजा लुई फिलिप बनता है। अतः उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में निमित्त रही। तो इसके कारण लुई फिलिप का जो भी नीति होता था वो उदारवादियों के पक्ष में होता था और संवैधानिक गणतंत्र के पक्ष में होता था। 1830 के क्रांति का प्रभाव का रहा। तो 1830 के क्रांति के प्रभाव को पढ़ते हैं। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया, उसका कोई मोल नहीं था। इसका प्रभाव जो 1830 की क्रांति होती है फ्रांस में, इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ता है और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ उसे सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो 1830 के क्रांति का अगर प्रभाव पढ़ें तो इसने यूरोप में, पूरे यूरोप में एक क्रांति ला दिया, लोगों में फिर से राष्ट्रवाद के भावना को जगाया और इसके कारण
पूरे यूरोप के देशों में राजनीतिक एकीकरण हुआ, संवैधानिक सुधार हुआ और लोगों में राष्ट्रवाद के विकास का एक नया जन्म हुआ। राष्ट्रवाद का भावना का एक नया जन्म होता है। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। तो इसका प्रभाव ये भी हुआ कि इटली जर्मनी का एकीकरण का भी रास्ता यहाँ से खुलता है, मार्ग प्रशस्त होता है। यूनान के लिए भी, पोलैंड, हंगरी, ये सभी राष्ट्र के लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जगता है, राष्ट्रवादी भावना जगता है और ये लोग आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। तो लुई फिलिप एक तरह से बढ़िया काम कर रहा था, उदारवादियों के साथ काम कर रहा था, परंतु आगे चल के कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण लोग लुई फिलिप के खिलाफ हो जाते हैं और फिर से एक क्रांति देखने को मिलता है, जो कि 1848 में होता है। इसे 1848 की क्रांति के नाम से जानते हैं। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। तो लुई फिलिप उदारवादी था। उदारवादी मतलब वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता और समानता में विश्वास रखता हो, परंतु इसकी एक कमजोरी ये थी कि यह महत्वाकांक्षी था। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसे बड़ा बनने की इच्छा होता है। तो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले को महत्वाकांक्षी कहते हैं। तो लुई फिलिप उदारवादी शासक तो था, परंतु यह महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। तो होता यह है कि लुई फिलिप को बड़ा बनने का इच्छा था। वो दोनों तरफ अच्छा रहना चाहता था, चाहे वो प्रतिक्रियावादी हो चाहे वो उदारवादी हो, वो दोनों तरफ सामंजस्य स्थापित करना चाहता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए वो 1840 में गीजो नामक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। परंतु गीजो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वो किसी तरह का परिवर्तन नहीं चाहता था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के खिलाफ था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, क्योंकि इसे बड़ा बनने का इच्छा था, शौक था, ये बड़ा बनना चाहता था। तो ये बड़े बड़े लोगों को अपने साथ रखता था, पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखता था। परंतु इन पूंजीपति वर्ग के लोगों को शासन के कार्य में कोई भी अभिरुचि नहीं थी और ये संख्या में भी कम थे, अल्पमत थे। उसके पास किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। तो जब लुई फिलिप राजा बनता है तो ये पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखता है, गीजो को अपना प्रधानमंत्री बना लिया जो कि कट्टरवादी है। इसके पास सुधार करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। विदेश नीति से भी कोई खास इसको सफलता हासिल नहीं हो रहा है, कोई खास इसका असर नहीं हो रहा है। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होना शुरू हो गया था। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह पर अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। उसे गद्दी छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया जाता है। तब 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान कर देता है और काम के अधिकार की गारंटी भी देता है। तो जब लुई 16 के वो गिलोटिन पे चढ़ाया गया था तो उसी टाइम पे नेशनल असेंबली नामक संस्था का गठन हुआ था, लेकिन बाद में ये
अच्छा काम नहीं करने के कारण नेशनल असेंबली भी भंग हो गया था। फिर नेपोलियन आया था, परंतु 1948 में फिर से एक बार नेशनल असेंबली के हाथ में ही शासन आता है। नेशनल असेंबली फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर देता है, मतलब अब कोई भी फ्रांस का राजा नहीं होगा। और नेशनल असेंबली 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे देता है और उन्हें काम के अधिकार की गारंटी भी देता है। यहाँ पे अब नेशनल असेंबली के शासन व्यवस्था होता है जिसमें एक तरफ गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लां था, और शीघ्र ही इन दोनों में मतभेद शुरू हो जाता है। और इस मतभेद के कारण आगे चलकर फिर से लुई नेपोलियन नामक व्यक्ति को फ्रांस का राजा बनाया जाता है, वो वहाँ का सम्राट बनता है। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस के पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। वहाँ भी ये देश भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। यही कारण है कि एक बार मेटरनिक कहता है कि फ्रांस जब जब छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, क्योंकि जब जब फ्रांस में कोई क्रांति हुई है तो उसका असर बाकी के यूरोप देशों में भी देखने को मिला है। जब भी फ्रांस में क्रांति हुई है, बाकी के देशों में भी क्रांतियां हुई है। इसीलिए मेटरनिक कहता था कि जब फ्रांस छिपता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया। तो जब 1848 में फ्रांस में क्रांति होती है तो उसको देख करके इटली और जर्मनी में भी क्रांति की लहर दौड़ जाती है, और वहाँ पे जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे वे लोग इस बात का फायदा उठाते हैं, इस मौके का फायदा उठाते हैं और लोगों में जो असंतोष था उसका फायदा उठा करके राष्ट्रीय एकीकरण के तरफ बढ़ते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग करते हैं और अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। और यह संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब जब वहाँ पे एक इटली और जर्मनी जब एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हो जाएगा उसका, तो वहाँ पे लोकतंत्र आएगा और लोकतंत्र के सिद्धांत पे ही वो काम करेगा। तो इस तरह से 1848 के क्रांति का प्रभाव पड़ता है। तो आज यहीं पे रखते हैं, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे जिसमें इटली के एकीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।